नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। देश भर में मचे बवाल के बाद अग्निपथ योजना पर मंथन। पीएम मोदी ने की तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बोला हल्ला। कहा, अग्निपथ योजना भारत को धोखा देने वाला फैसला। नौजवानों को उद्योगपतियों का चौकीदार बनाने की तैयारी। 6 राज्यों की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए प्रचार अभियान हुआ खत्म। 23 जून को होगा मतदान, 26 को आएंगे नतीजे। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखी शानदार तेजी। सेंसेक्स 934 अंकों की तेजी के साथ 52,532 के लेवल पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 289 अंकों की तेजी के साथ 15,639 के लेवल पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो है महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर। आज दिन भर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल देखने को मिली। जहां इस संकट ने उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ा दी, तो बीजेपी को उम्मीद की किरण दी और बीजेपी मौके का फायदा उठाने की जुगत में लग गई। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने साफ कर दिया कि उद्धव इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं और दोनों दलों ने कमान संभाल ली है। और क्या कुछ रहा आज महाराष्ट्र का घटनाक्रम, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम पर शुरू हुआ विवाद अभी भी थमता नहीं दिख रहा है। सरकार और युवाओं के बीच सड़क से शुरू हुई ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। आज कोर्ट में इस मामले में तीसरी याचिका दाखिल की गई, तो मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इन सबके बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज दिल्ली में प्रदर्शन भी हुआ। ये प्रदर्शन केंद्र की मनमानी और जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर चल रहा है। आज एक बार फिर राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर उनसे सवाल जवाब चल रहे हैं। इसके अलावा जानेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक में आज क्या हुआ फैसला और धर्मांतरण कर चुके लोगों के लिए एसटी आरक्षण को लेकर क्या उठी मांग, इस पर भी करेंगे हम चर्चा। साथ ही और भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल की। 24 घंटे में महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। सबसे पहले एमएलसी चुनावों में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। बीती रात जब परिणाम सामने आए तो साफ हो गया कि एमबीए गठबंधन के समर्थक 21 विधायकों ने पाला बदल लिया है और सुबह होते होते ये विधायक बागी हो गए। इसके साथ ही बगावत करने वाले विधायकों की संख्या 3 दर्जन के करीब पहुंच गई। इनमें ज्यादातर विधायक शिवसेना के हैं, कुछ निर्दलीय भी उनके साथ हैं। शिवसेना में नंबर 2 एकनाथ शिंदे बागियों का नेतृत्व कर रहे हैं। शिवसेना में हुई इस बगावत से उसके सहयोगी भी हैरान हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो सियासी तूफान महाराष्ट्र में आया है वो जल्द ही शांत हो जाएगा। एनसीपी नेता और उद्धव सरकार में मंत्री छगन भुजबल का दावा है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह का तूफान आ गया है। अगर कोई तूफान आता है तो वो धीरे धीरे घटता है और शांत भी हो जाता है। जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। दूसरी ओर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल इंतजार के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे से हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हम सरकार बनाने का दावा भी करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि शिंदे के साथ 35 विधायक हैं। जाहिर सी बात है उद्धव सरकार अल्पमत में है, लेकिन बीजेपी इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने जा रही है और ना ही विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। चंद्रकांत पाटिल के दावे के उलट दावे ये भी हो रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं और बीजेपी के साथ बड़ी रणनीति बना रहे हैं। संकट में घिरी शिवसेना की ओर से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मुश्किल से बाहर निकाला जाए। उद्धव ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से कई विधायक गायब रहे। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के 55 विधायकों में से सिर्फ 18 विधायक बैठक में पहुंचे, 37 गायब थे। अगर 37 विधायक शिंदे के साथ चले गए तो उन्हें अलग गुट की मान्यता भी मिल जाएगी, क्योंकि ये संख्या शिवसेना के विधायकों की संख्या का 2/3 से ज्यादा है और दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 37 विधायकों का अलग होना जरूरी भी है। लेकिन फिलहाल शिंदे के पास नंबर नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में आज महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिवसेना नेता और उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे बागी हो गए हैं। अपने साथ वो 2.5 से 3 दर्जन विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत में चले गए हैं।
शिंदे के साथ कितने विधायक हैं, इसकी सही संख्या तो सामने नहीं आई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 25 से 26 शिवसेना विधायकों के साथ करीब 35 विधायक शिंदे के साथ हैं। 35 विधायक अगर महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर देते हैं तो उद्धव सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की संख्या 288 है, जिसमें से एनसीपी के 2 विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं। एक सीट पर उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में बहुमत का आंकड़ा इस समय 143 है। महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना के 55, एनसीपी के 51, कांग्रेस के 44 विधायक हैं। इस तरह से ये संख्या 150 होती है। कुल विधायक 288, बहुमत के लिए जरूरी विधायक 143, शिवसेना 55, एनसीपी 51, कांग्रेस 44। ऐसे में अगर शिवसेना के 26 विधायक बागी हो जाते हैं तो सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए पूरा एमवीए डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। शिवसेना ने बचे हुए विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। शरद पवार एनसीपी के सभी विधायकों के साथ संपर्क में हैं। देर रात वो मुंबई लौट रहे हैं और उद्धव के साथ मीटिंग करेंगे। कांग्रेस ने भी विधायकों की बैठक की है। पार्टी अपने विधायकों को लेकर डरी हुई है। कमलनाथ को राज्य का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस बीच एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव सरकार को संदेश भेजा गया है कि वो एमबी गठबंधन से बाहर आएं। उन्होंने ट्वीट किया, हम बाला साहिब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहिब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहिब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी धोखा देंगे। शिवसेना शिंदे को मनाने के साथ ही उन पर एक्शन भी ले रही है। शिंदे को सदन के नेता पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर, रवि पाठक को सूरत भेजा गया, लेकिन पुलिस ने दोनों शिव सैनिकों को शिंदे से नहीं मिलने दिया। इस बीच सूरत गए विधायकों के परिजनों ने शिंदे पर आरोप लगाए हैं कि वो विधायकों को जबरन अपने पास रखे हैं। 7 परिवारों ने शिंदे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि विधायकों को डराया जा रहा है। हमारी उनसे बात हुई है, सभी वापस लौटेंगे। शिंदे के साथ 11 से 12 विधायक गए हैं। वो पक्के शिव सैनिक हैं, कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी ओर सरकार बनाने में जुटे एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि बीजेपी इस तरह की कोशिश 3 बार कर चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी वो असफल होगी। अब बीजेपी महाराष्ट्र में लंबे समय से सेंधमारी की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके मंसूबे पूरे ना हों, इसलिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में केंद्र की रणनीति से कांग्रेस परेशान है तो केंद्र की एक योजना से युवा परेशान है। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस मामले में अब 3 याचिका दाखिल कर दी गई है। वहीं इस मामले में अब सरकार ने भी अपनी अर्जी लगा दी है। अग्निपथ योजना की जब से घोषणा हुई है, देश के युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि इस स्कीम में युवाओं को फायदा नहीं नुकसान नजर आ रहा है और वो लगातार इस स्कीम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने भी इस स्कीम को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है और बीते दिन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सरकार और देश के युवा के बीच की ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सरकार की अग्निपथ स्कीम से निराश हुए युवाओं ने इस स्कीम के खिलाफ तीसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि अधिसूचना अवैध और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन प्रविष्टि के माध्यम से चयनित होने वाले अधिकारी के पास 60 वर्ष की आयु तक राष्ट्र की सेवा करने का विकल्प होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी में एक अधिकारी के पास सेना में शामिल होने और 10 से 14 वर्षों की अवधि के लिए कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा करने का विकल्प होता है। लेकिन अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती के लिए अग्निवीरों में से केवल 25% को ही बलों में रखा जाएगा और बाकी 75% को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। अब इस याचिका के बाद खुद का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर दी है। केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर कहा है कि कोर्ट इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र का पक्ष भी जरूर सुने। यानी अब ये मामला सड़क से कोर्ट तक पहुंच गया है और अब इस स्कीम को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कब करता है और युवाओं के भविष्य को देखते हुए क्या फैसला सुनाता है। लेकिन इतना तो तय है कि देश के युवा का अब भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। केंद्र चाहता है कि कोर्ट कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार उसकी बात भी सुने। यानी इस मामले के कोर्ट में पहुंचने से सरकार में हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है और केंद्र सरकार घिर गई है। वैसे मोदी सरकार इस समय कांग्रेस के प्रदर्शन से भी डरी हुई दिख रही है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ आज भी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। आज 5वें दिन फिर राहुल की पेशी हुई है।
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर कूच किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जब कांग्रेस नेताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें बसों में बैठाकर अलग अलग थानों में भेज दिया गया। इस बीच कांग्रेस नेता अलका लांबा पुलिस से भिड़ गयी। अलका लांबा ने कहा, आज देश की जो हालत है उस पर पूरा देश रो रहा है। हम जय जवान जय किसान और भारत माता की जय कहते हुए प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये सरकार हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार को छीनना चाहती है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे और राहुल के खिलाफ ईडी की जाँच को केंद्र सरकार की दबाव की राजनीति बताया। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की तानाशाही और बदले की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। हम डरेंगे नहीं, डट कर लड़ेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो 5 दिन या 5 घंटों में खत्म नहीं होता। ये जांच संवैधानिक या कानूनी नहीं है, निजी प्रतिशोध है। दरअसल कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि सोमवार को पूछताछ खत्म हो जाएगी, लेकिन आज फिर से राहुल गांधी को बुलाया गया था। विपक्ष का आरोप है कि ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और लगातार हो रही पूछताछ के बाद भी कुछ साबित नहीं कर पाई है। विपक्ष का तो ये भी दावा है कि ईडी की ये कार्यवाही राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए बीजेपी की रणनीति है। वैसे रणनीति तो विपक्ष ने भी बना ली है और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में आज विपक्ष की बैठक में उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी गई। तो कौन होगा विपक्ष का उम्मीदवार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दल में लंबे वक्त से मंथन चल रहा है। ममता बनर्जी के जरिए बुलाई गई 22 दलों की बैठक में जहां पहले शरद पवार का नाम सामने आया, तो वहीं उनके इनकार के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नाम को आगे किया गया, लेकिन उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी के नाम की पैरवी की गई, मगर वो भी तैयार नहीं हुए। अब लंबे मंथन के बाद आखिरकार विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया गया है। बैठक से पहले सिन्हा ने ट्वीट किया कि टीएमसी ने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूं। अब समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पार्टी मेरे इस कदम को स्वीकार करेगी। यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारकर विपक्ष ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। जहां एक तरफ उसे बीजेपी से नाराज चल रही जेडीयू का समर्थन मिल सकता है, तो वहीं एकजुटता की भी तस्वीर दिखाई देगी। दरअसल यशवंत सिन्हा बिहार से आते हैं, ऐसे में उनके नाम पर भाजपा की सहयोगी जेडीयू भी विपक्ष को समर्थन दे सकती है। 2 बार ऐसा हो चुका है जब नीतीश कुमार ने लीक से हटकर अपना समर्थन दिया। मसलन 2012 में जब प्रणब मुखर्जी यूपीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए, तो नीतीश कुमार ने एनडीए का हिस्सा होते हुए भी प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया। वहीं 2017 में नीतीश ने रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया। उस वक्त रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा पुराने भाजपाई रहे हैं। इन दिनों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हैं। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि वो एनडीए और बीजेपी में सेंध लगा सके। इसके साथ ही वो उन दलों को भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अब तक विपक्ष से दूरी बनाकर रखी हुई है। इसमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीआरएस शामिल है। इनसे भी उन्हें समर्थन मिलने की उम्मीद है। अब विपक्ष ने तो यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि एनडीए किसे मैदान में उतारता है। विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अपना सस्पेंस खत्म कर दिया है। अब एनडीए किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, हर कोई जानने को उत्सुक है और उम्मीद है कि अब एनडीए भी जल्द ही घोषणा कर देगा। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी दूसरी उधेड़-बुन में लग गई है और वो है आरक्षण को लेकर। क्या है मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते कभी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाई है। लेकिन केंद्र की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी ने आरक्षण विरोधी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सही संख्या पता करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनगणना होनी है। इससे पहले आरएसएस से जुड़े जाति सुरक्षा मंच ने अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों और आरक्षण की सूची से हटाने की मांग की है। इस सूची के लोगों को नौकरियों, शिक्षा और विधायी निकायों में आरक्षण मिलता है।
भोपाल में मौजूद एक संगठन ने दावा किया कि उसने मांग के समर्थन में देश के 170 जनजातीय बहुल जिलों में रैलियां आयोजित की हैं और विभिन्न दलों के सांसद इसके समर्थन में हैं। मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी शरद चौहान ने कहा, एसटी समुदाय के जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें आरक्षण या अन्य लाभ नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो जनजातीय लोगों के लिए हैं। उनसे ऐसे सभी फायदे वापस ले लेने चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद कार्तिक उरांव की ओर से पहली बार 60 के दशक में ये मांग उठाई गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाया जा रहा है। उरांव ने ये दावा करते हुए इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई थी। एसटी धर्मांतरित लोगों को आरक्षण लाभ का एक बड़ा हिस्सा मिल रहा है। इसके बाद 1968 में इस मुद्दे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। अब बीजेपी कांग्रेस के कंधे पर पैर रखकर इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। ये मंच देश भर में अगले महीने कम से कम 3000 विधायकों और एमएलसी तक पहुंचने की योजना बना रहा है। साथ ही गुजरात के एसटी बहुल नर्मदा, वलसाड़ और भरूच जिलों में 4 रैलियों और झारखंड में 11 और छत्तीसगढ़ में 13 और रैलियां आयोजित करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर और भरूच निर्वाचन क्षेत्र के सांसद मनसुख भाई वसावा ने इस कदम का समर्थन किया है, लेकिन अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। जो संगठन इसका समर्थन कर रहा है वो आरएसएस से जुड़ा बताया जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात हिमाचल चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारी की। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता वापसी की राह तलाश रही है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती है, इसलिए अभी से तैयारियों में लगी हुई है और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र पर काम भी शुरू कर दिया है, जिसके जरिए पार्टी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं सत्ता वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी ने ऐलान किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु होगा। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और बागवानों के मुद्दे भी प्राथमिकता में होंगे। इसके अलावा कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि हर वर्ग की राय लेने के बाद ही चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाए। इसे लेकर पार्टी ने शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में मंथन भी किया है, जहां हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने चुनाव संबंधी बनाई गई कमेटियों के साथ बैठक की और अब तक के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आगे की गतिविधियों पर रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा राजीव शुक्ला ने चुनाव घोषणा पत्र के ड्राफ्ट में बदलाव के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारी, किसान, बागवान, बेरोजगार, डॉक्टर, शिक्षक, महिलाएं, युवाओं के अलावा समाज के अन्य सभी वर्गों की राय ली जाए, उनसे सुझाव लिए जाएं और उसके बाद घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाए। बता दें कि कांग्रेस इस बार घोषणा पत्र को कांग्रेस कर्तव्य पत्र मानेगी, ताकि सरकार आने के बाद उसे लागू किया जाएगा। कांग्रेस ये चाहती है कि प्रदेश के आर्थिक पक्ष के साथ साथ कानूनी पक्ष को ध्यान में रखकर घोषणाएं की जाएं। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद चुनाव प्रबंधन कमेटी, चुनाव समन्वय कमेटी, चुनाव प्रचार प्रकाशन कमेटी, चुनाव मीडिया सोशल प्रबंधन कमेटी और चुनाव अनुसंधान कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें अग्निपथ योजना के साथ साथ अन्य मुद्दों पर चल रहे कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस इस बार हर मुद्दे को लेकर मंथन कर रही है, ताकि सत्ता में वापस आ सके। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।